Hello students, welcome to class 12th chemistry video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will discuss unit number 8. It means D and F block element. So what is the definition of D and F block element? जैसा कि डेफिनेशन हमने 11th क्लास पढ़ा था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करना चाहिए डी ऑर्बिटल में, तो वो क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में मूव कर रहा है तो वो फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। इट मीन्स द डी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12। वी नो वेरी वेल पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप हैं। ग्रुप का मीन्स कॉलम, तो इट मीन्स 3 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट कहलाएंगे वो कौन से कहलाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। द एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच 4f ऑर्बिटल एंड 5f ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसली फिल्ड। क्योंकि नेम से मालूम पड़ रहा है एफ ब्लॉक है, इट मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एफ ऑर्बिटल में। और एफ की हम बात करें तो एफ के लिए हम क्या यूज करते हैं? n-2f, और जहां n क्या होता है? नंबर ऑफ पीरियड होता है। और एफ ब्लॉक जो है कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? 6 से, यानी n की वैल्यू 6 गिवन है, तो 6 - 2 इट मीन्स 4f। और अगर 7 रखेंगे तो 7 - 2 करते ही आंसर क्या आ जाएगा? 5f। तो इट मीन्स एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 सीरीज ऑब्टेन होगी, 4f सीरीज और 5f सीरीज। आफ्टर डेट there are mainly 4 series of transition metals like 3D series। 3D सीरीज की हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? स्कैंडियम से जिंक तक जो एलिमेंट होंगे वो 3D सीरीज कहलाएगा। अब 3D कैसे आया? D के लिए हम क्या यूज करते हैं? n-1d। और जो D सीरीज है वो कहां से स्टार्ट होती है? 4 पीरियड से, यानी n की वैल्यू हमारे को क्या गिवन है? 4। 4 - 1 करते क्या आ जाएगा? 3D। यानी हम पहली सीरीज की बात करें डी ब्लॉक के लिए 3D सीरीज जो कि स्कैंडियम से जिंक तक रहेगी। 4D के लिए हम बात करें, 4D का मतलब पीरियड कौन सा हो जाएगा? 5। कैसे ऑब्टेन किया? इसी फॉर्मूले से। 4D का मतलब कौन कौन से एलिमेंट होंगे? Y2CD। Y का मतलब क्या होता है? इट्रियम। CD मतलब कैडमियम। एंड 6D सीरीज विच हैज AC एक्टिनम एंड एलिमेंट फ्रॉम RF to CN। तो टोटल नंबर हम बात करें डी ब्लॉक में कितनी सीरीज है? 4, जिसमें से 3 तो है कंप्लीट सीरीज, 3D कंप्लीट है, 4D कंप्लीट है, 5D कंप्लीट है। लेकिन 6D हमारी जो है वो क्या है? इनकम्प्लीट सीरीज के अंदर आएगी। ठीक है, तो इट मींस पीरियड की हम बात करें तो 7th पीरियड रहेगा। इसके बाद हम बात करें इनर ट्रांजिशन मेटल। इनर ट्रांजिशन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट की। 4f सीरीज कहां से स्टार्ट होगी? सीरियम से लेके लुटीशियम तक। और 5f सीरीज थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक आर नोन एज लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड रेस्पेक्टिवली। इट मींस 4f सीरीज को हम क्या कहेंगे? लेंथेनॉइड। और 5f सीरीज को हम क्या कहेंगे? एक्टिनॉइड कहेंगे। ओके, आफ्टर डेट हम यहां बात करें कि नाउ अकॉर्डिंग टू द IUPAC transition metals are defined as a metal which have incomplete d subshell either in a neutral atom या their ion। इट मीन्स कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड कर देता है। किसमें बात कर रहे हैं? डी में। इट मीन्स अगर वो न्यूट्रल एटम हो या वो आयन में हो तो फिर हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। इट मीन्स हमने डी ब्लॉक को जनरली बोला है ट्रांजिशन एलिमेंट। इट मीन ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। लेकिन ग्रुप 12 में जो एलिमेंट आते हैं कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? लास्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी जो रहेगा वो डी ब्लॉक के एलिमेंट तो कहलाएंगे, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। ऑक्यूपाई द लार्ज मिडिल सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्लैंक बिटवीन द S एंड P ब्लॉक। वी नो वेरी वेल S ब्लॉक जो एलिमेंट है वो कहां रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड। और P ब्लॉक एलिमेंट कहां रहेगा? राइट हैंड साइड। अब D कहां रहेगा? इन दोनों के मिडिल में रहेगा। तो एक डेफिनेशन ये भी कहला सकते हैं कि अगर S और P के बीच में एलिमेंट आ रहा है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट हम उसको कह सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC हमने डेफिनेशन स्टडी कर ली। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इट मीन्स क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इसका? n-1 d 1 से लेके 10 and 1 to 2। इट मीन्स
लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा है, डी ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, तभी तो हमने इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा है। इट मीन 1 से लेके 10 तक वेरी करेगा, लेकिन इन दोनों मतलब n-1 और n के बीच में एनर्जी का जो गैप है इतना कम होता है कि कुछ इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन देखने को मिलेंगे, और कुछ यहाँ पे फैक्टर भी मिलेगा। कौन सा फैक्टर मिलेगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। जैसा कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख भी रहे हो, स्कैंडियम की हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3d1 4s2, क्योंकि 21 नंबर पे आ रहा है, एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 21। अब टाइटेनियम की बात करें 22 पे तो 3d2 4s2, आफ्टर 3d3 4s2। लेकिन आप क्रोमियम पे देखिए यहाँ पे 3d4 होना चाहिए, लेकिन वही कंसेप्ट की हाफ फील्ड वाला 3d में जैसे ही इलेक्ट्रॉन 5 हो जाते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर लग जाएगा। इट मीन 4 होना चाहिए था। एक इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांजिट करेगा, 4 से, यानी 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, यहां चला गया। इट मीन 4s1 हो गया यहाँ पे और 3d5 हो गया। इट मीन यहाँ पे डी ऑर्बिटल का हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट लगा। सिमिलरली हम यहाँ बात करें कॉपर में कौन सा होना चाहिए था, 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हाफ फील्ड कंसेप्ट था, यहाँ पे फुल फील्ड वाला कंसेप्ट लगेगा कि d10 वाला कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो 9 थे, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से आ जाएगा, 4s2 से ये 4s1 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांजिट कर जाएगा, 3d में। और अदर एजेप्शन देखें, जैसे आपकी 4d सीरीज है, जिसको हम सेकंड सीरीज भी कह रहे हैं। 4d सीरीज जो कहां से कहां मूव कर रही है, इट्रियम से कैडमियम तक। इट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 39। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, 4d1 5s2, आफ्टर इट 4d2 5s2। लेकिन आप देखिए नियोबियम में 3 होना चाहिए था। अब यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं लग रहा है, लेकिन कौन सा कंसेप्ट लगेगा कि दोनों एनर्जी लेवल यानी n-1 और n के बीच में जो एनर्जी लेवल है वो कम होने से यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कहाँ चला गया, 4 आ गया, आफ्टर 5 6 7 8। इट मीन्स 9 भी नहीं दिख रहा है। इट मीन्स 4d सीरीज में हम बात करें कि d में 3 यानी d3 कॉन्फ़िगरेशन और d9 कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा, लेकिन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, d10, वो भी कितनी बार मिलेगा, 3 टाइम्स। तो एक शॉर्ट ट्रिक हम इसको ले सकते हैं कि अगर मुझे 4d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है तो हम क्या नहीं भरेंगे, d3 और d9 नहीं आएगा, लेकिन d10 जो रहेगा वो 3 टाइम्स आएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, आप देख रहे हो यहाँ पे 8 के बाद इलेक्ट्रॉन तो एक ही आएगा ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो 45 है, यहाँ हमने 46 का 5s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहाँ ट्रांजिट कर जाएगा, 4d में ट्रांजिट कर जाएगा। तो जैसे ट्रांजिट कर जाएगा तो इट मीन्स 5s क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4d 10 हो जाएगा। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जा रहा है, 5s1 5s2। तो ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीडी मतलब पैलेडियम। तो यहाँ पैलेडियम में ध्यान रखना है कि 4d10 5s0 रहेगा। सिमिलरली हम नेक्स्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, कौन सी सीरीज है यहाँ पे, 5d सीरीज। तो 5d सीरीज में आप देख रहे हो 1 मिल रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 गायब हो गया, यानी 5d सीरीज की हम बात करें तो d8 कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा यहाँ पे, d10 2 टाइम्स। तो हम यहाँ पे याद करने का शॉर्ट ट्रिक है कि d10 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो ये अगर शॉर्ट ट्रिक हमारे माइंड में रहेगी और हमको मालूम है कि कौन सा एलिमेंट कौन सी सीरीज में आ रहा है तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज एजेप्शन है, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक आ गई कि 5d सीरीज में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो d8 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, d10 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वो 2 टाइम्स आएगा। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर ये 8 9 का 10 कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो एनर्जी गैप है वो क्या है, कम है। नेक्स्ट हम बात करें कौन सी सीरीज है यहाँ पे, 6d सीरीज। 6d सीरीज में 1 मिल रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 मिल रहा है, 9 नहीं मिल रहा। इट मीन्स कौन सा कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा, d9 कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा, और d10 कितने टाइम्स रहेगा, 2 टाइम्स रहेगा। तो इस तरह से हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर सकते हैं। अब हम यहाँ बात करें पेज नंबर 218 पे एक आपको यहाँ टेबल गिवन है। ये टेबल आपको स्कैंडियम की हम जैसे बात करें कि इसकी ज्योमेट्री कैसी रहती है, HCP BCC। अब ये HCP BCC क्या है, हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। तो कुछ हमारे को यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इस टेबल को भी हमारे को लर्न करना है कि जैसे हम बात करें क्रोमियम
इसमें कौन सा लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, BCC मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको बेसिकली किस में स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में। इट मीन्स ये टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम पेज नंबर 222 पे आ रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं। टेबल जो है 3D सीरीज, बेसिकली हमारे को डी ब्लॉक में हमने जो सीरीज पढ़ी 3D, 4D, 5D, 6D, उसमें से हमारे को बेसिकली 3D सीरीज ही पढ़नी है। और ये चैप्टर जो है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो एक बार हमारे को NCERT से गो थ्रू भी होना है। बेसिकली हम वो टॉपिक ले रहे हैं जो बोर्ड में कई बार आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि पहले का हमने नहीं पढ़ा, तो एक बार आपको गो थ्रू करना है इस चैप्टर को, थ्योरेटिकल है, और इसके इंटेक्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे हमको गो थ्रू करने, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देख रहे हो इस पूरी टेबल में, इट में हम किसमें बात कर रहे हैं, 3D सीरीज में, क्योंकि बेसिकली 3D सीरीज ही हमको चैप्टर में ज्यादातर पढ़ना है। इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाएगा, कॉपर। तो ये बोर्ड में आया हुआ है कि 3D सीरीज में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाएगा, कॉपर दिखाएगा। इसके बाद हम बात करें कि जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन दिखा रहा है, स्कैंडियम से लेके निकल तक के जो एलिमेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं। और +2 की हम बात करें तो टाइटेनियम से लेके कौन कौन दिखा रहा है, यहाँ पे निकल तक आपका +2 है, कॉपर भी दिखा रहा है +2, एंड जिंक भी दिखा रहा है। तो ओवरऑल हम बात करें, स्कैंडियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। तो बोर्ड में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सा एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा, तो आपको याद रखना है स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। +1 कॉपर दिखाएगा, ठीक है। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन नहीं दिखाएगा, कॉपर एंड जिंक की हम बात करें तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएंगे। अब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट कौन दिखाता है, मैग्नीज +7। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैग्नीज जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट +7 दिखाता है। अब पेज नंबर 224 पे हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है यहाँ पे 8.4, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। इट मीन्स वाई इज क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग एंड Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग when both have the D4 कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन D4 है, तो दोनों की नेचर अलग अलग क्यों है। तो आंसर क्या है, जो Cr+2 है वो रिड्यूसिंग है, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है D4 से D3, यानी D4 से D3 का मतलब क्या है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, रिमूव कर रखा है। और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं यानी ऑक्सीडेशन, और जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो इट मीन्स ये D4 से D3 में जाएगा। तो रीजन क्या है, द लेटर हैविंग अ हाफ फिल्ड T2Z लेवल, जो कि बेसिकली हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा था कॉन्फ़िगरेशन, T2Z3 कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर लग रहा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन को इजी रिमूव कर देगा, ऑक्सीडेशन करेगा, इट मीन ऑक्सीडेशन दिखाएगा यानी रिड्यूसिंग नेचर। अदर हम बात करें, ऑन द अदर हैंड द चेंज फ्रॉम Mn+3 से ये +2 में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन का मतलब रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या दिखाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्योंकि D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड वाला स्टेबिलिटी फैक्टर लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम था, तो हमने यहाँ पे देखा किस तरह से नेचर डिफरेंट शो ये कर रहे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में कई बार आया हुआ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। When a magnetic field is applied to substance, mainly two types of magnetic behavior are observed. कौन कौन से होंगे यहाँ पे, एक तो डाईमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म। अब इनकी डेफिनेशंस क्या है, डाईमैग्नेटिक मतलब इसका मतलब क्या रहेगा, डेफिनेशन भी हमको याद करनी है। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल बाय अप्लाइड फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेके जाते हैं तो ये क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। तो रिपेल का मतलब डाई मैग्नेटिक, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसका मतलब क्या रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसा क्यों होगा, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब जो सब्सटेंस है वो स्ट्रांगली अगर अट्रैक्ट है मैग्नेट से, तो उसको हम क्या कहेंगे, फेरो मैग्नेटिक। एक नया वर्ड आ रहा है कि अगर वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट है मैग्नेट से तो वो क्या कहलाएगा, फेरो मैग्नेटिक कहलाएगा। अब हमारे को यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे √n × n + 2।
अब ये n क्या है, n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ये ध्यान रखना है, टोटल इलेक्ट्रॉन हम काउंट नहीं करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, और ये जो वैल्यू है हम इस फॉर्मूले में रख देंगे n इंटू n+2। अब यूनिट क्या रहेगी, bm, फुल फॉर्म क्या है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो इट मींस यहाँ पे एक टेबल भी आपको दिख रही है और यहाँ पे स्कैंडियम लिया हुआ है, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था 3d1 4s2, और हमने यहाँ पे +3 दिखा रखा है, यानी तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिए। तो इट मींस यहाँ पे एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। तो जब मैं यहाँ वैल्यू पुटअप करूंगा तो इट मींस क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 0। अब हम बात करें टाइटेनियम +3, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था 3d2 4s2, अब +3 है यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गया 3d1, और ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड का मतलब जब हम यहाँ पे रखेंगे 1 इंटू 1+2 यानी 3 हो गया, √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, यूनिट है bm, बोर मैग्नेटॉन। इसी तरह से हमारे को याद रखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 2 होंगे, 3 होंगे और 4 होंगे, तो 2 होने पर जैसे हमने देखा 1 पे 1.7, 2 पे 2.8, 3 पे 3.9, इट मीन्स इसको ऑलमोस्ट में 3.9 लिख सकता हूँ, 4 पे 4.9 और 5 करेंगे तो 5.9 वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे डी ऑर्बिटल में, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे को याद रखनी है, बोर्ड में ये कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑक्सीजन स्टेट दे दी जाएगी, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। जैसे हमने क्रोमियम का देखा था 3d5 4s1, अब यहाँ +2 है तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से गया, एक इलेक्ट्रॉन 3d से गया, तो 3d4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है यानी 4.9 bm। तो हम डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। नाउ पेज नंबर 229 पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कलर, और कलर पे बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे कलर दिए हुए हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, पर्पल जी, वेरी वेरी पिंक, वाई जी पी जी बी। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है कलर के क्वेश्चन हम सोल्व करने की। तो हम बेसिकली यहाँ 3d1 से देख रहे हैं, 3d1 पे यानी 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर कलर क्या रहेगा इसका, पर्पल कलर रहेगा, यानी जो भी 3d1 कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा एलिमेंट उसका कलर पर्पल हो सकता है। इट मीन यहाँ पे Ti की पावर 3+ गिवन है। इसके बाद सेकंड जो लेटर है हमारे पास G है, इट मीन्स G के लिए हम बात करें 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं V3+ में वेनेडियम, तो इट मीन्स कलर कैसा होगा, हो जाएगा इसका G से ग्रीन। फिर इसके बाद वेरी आ रहा है थर्ड, इट मीन्स 3d3 की हम बात करें तो ये थर्ड नंबर 3d3 पे क्या हो जाएगा, इट मीन्स वेरी का मतलब वॉयलेट। अब फोर्थ लेटर में वापस वेरी आ रहा है, इट मीन 3d4 कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें, 3d4 कॉन्फ़िगरेशन, वेरी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉयलेट। तो इस तरह से हम कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब फिफ्थ लेटर है पिंक, इट मीन 3d5 की हम बात करें, 3d5 पे कौन है यहाँ पे Mn2+, कलर कैसा हो जाएगा पिंक। तो अगर ये शॉर्ट ट्रिक हमको याद, कलर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद Y आ रहा है, तो ये Y भी 3d5 का ही है, इट मीन 3d5 में हमारे पास 2 कलर हैं, पिंक और Y। तो देखिए 3d5 में और क्या है हमारे पास, 6 नंबर पे इट मीन Fe की पावर 3+ का कलर क्या हो जाएगा, Y से येलो हो जाएगा। तो इट मीन इसके बाद ग्रीन किसका है 3d6 का, इट मीन 7 नंबर की हम बात कर रहे हैं, 6 पे क्या हो जाएगा कलर G से, इट मीन ग्रीन हो जाएगा। आफ्टर डेट P पे हम देखें यहाँ पे 8 नंबर, इट मीन 3d7 की हम बात कर रहे हैं, और 3d7 पे यहाँ पे कलर दिख रहा है आपको पिंक कलर। तो इस तरह से हम कलर को इजीली लर्न कर पा रहे हैं। इसके बाद G आ रहा है, इट मीन 9 नंबर 3d8, G का मतलब क्या हो जाएगा ग्रीन, और लास्ट 3d9 की बात कर रहे हैं, इट मीन B, इट मीन्स B से क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। तो बस हमारे को ये ध्यान रखना है कि जो D5 कॉन्फ़िगरेशन के यहाँ पे 2 कलर हैं, एक D5 कॉन्फ़िगरेशन हमारा Mn2+ में दिख रहा है, इसका कलर है पिंक, और 3d5 में ही एक और कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास Fe की पावर 3+ का कलर क्या है येलो, जैसे D0 कलरलेस, यहाँ पे भी कलरलेस। तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो कलरलेस हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट मीन ये एलिमेंट क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या रिक्वायरमेंट होती है, मेटल्स और लिगेंड। और लिगेंड क्या होते हैं, एनायन, न्यूट्रल और केटायन भी सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन ऐसे एलिमेंट क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। नाउ कैटालिटिक प्रॉपर्टी की हम बात करें, इट मीन ऐसे एलिमेंट क्या दिखाएंगे, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है, सब्सटेंस विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो अब इसमें हमारे को एग्जांपल याद करना है, जैसे वेनेडियम ऑक्साइड है, ये कांटेक्ट प्रोसेस। अब ये कांटेक्ट प्रोसेस हम यूनिट 7 ब्लॉक में स्टडी करेंगे। तो हमारे को यहाँ पे कैटलिस्ट का नेम याद रखना है कि वेनेडियम 5 ऑक्साइड जो है कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा कांटेक्ट प्रोसेस में। फाइनली डिवाइडेड आयरन, ये हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम करेगा। निकल इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट का वर्क करेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में कई बार आया हुआ है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या डेफिनेशन है, दोस विच आर फॉर्म व्हेन स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। यानी ये जो स्मॉल साइज के एटम है वो इंटरस्टिशियल यानी एटम के बीच की स्पेस जिसको वॉइड्स कहते हैं, उस वॉइड्स को ही हम इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं। उस साइड पे जाके ये एटम, कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं, उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब इसके बाद इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, नॉन स्टाइचोमेट्रिक। इट मीन फॉर्मूला जो रहेगा वो डेफिनेट फॉर्म में नहीं रहेगा, इट मीन फ्रैक्शनल फॉर्म में। जैसे एग्जांपल लिख रहा है VH 0.56, होल नंबर नहीं है। सिमिलरली TiH 1.7। तो नॉन स्टाइचोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का ये फॉर्मेशन करते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर वेरी हार्ड, रिटेन मेटेलिक कंडक्टर। अब ये एलिमेंट एलॉय का भी फॉर्मेशन करेंगे। एलॉय क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स। अब जो टॉपिक है 8.4 जो रिलेटेड है KMnO4 और K2Cr2O7 हमारे सिलेबस से इस सेशन में कट गया है, इसलिए हम आगे आ रहे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हम F ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। F ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज लेंथेनॉइड। अब लेंथेनॉइड जो है लेंथेनम के बाद आएगी। इसमें एलिमेंट कितने होते हैं, 14। और नेक्स्ट है एक्टिनॉइड, इसमें भी 14 एलिमेंट रहेंगे। अब बेसिकली हमारे इस सेशन में एक्टिनॉइड भी डिलीटेड पोर्शन में, तो कुल मिला के हमको लेंथेनॉइड ही पढ़ना है। और लेंथेनॉइड को हम किससे रिसेंबल करते हैं, कैपिटल L स्मॉल n से। अब हम लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं टेबल में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है लेंथेनॉइड की, वो क्या है, प्लस का 3। इट मीन्स वो किस फॉर्म में रहेंगे, ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में रहेंगे। इसके बाद हम बात करें एटॉमिक और आयनिक रेडी। इट मीन्स द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडी फ्रॉम लेंथेनम से लुटेशियम क्या कहलाएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। अब जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज क्या कहलाएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 4f सीरीज में जा रहा है, तो कई बार कंफ्यूजन होता है, सर इसका शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगेगा क्या। लेकिन जो इसका शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या रहता है, d ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग कम रहता है। तो इस कारण से ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, जिससे सीरीज जो है इसमें एलिमेंट में आपको ग्राफ दिख भी रहा है कि एटॉमिक और आयनिक रेडी डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स आपको ये लेंथेनम के बाद के जो एलिमेंट है, जो सीरियम से लेके कहाँ तक आ रहे हैं, लुटेशियम तक, ये बेसिकली F ब्लॉक एलिमेंट है। अब हमारे को यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है भाई 5d तो लेंथेनम था, D ब्लॉक का एलिमेंट, लेकिन सीरियम जो है वो F ब्लॉक एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, F ऑर्बिटल में, और 6 पीरियड से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे 4f आएगा। इट मीन 4f1। अब हमको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनना है तो शॉर्ट ट्रिक क्या देखेंगे, 1 के बाद 3 आ रहा है, 4 5 6 7 2 टाइम्स, 8 नहीं आ रहा, यहाँ पे 9 आ रहा है, आफ्टर 14 2 टाइम। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, 2 and 8 नहीं फिल करना है, यानी F2 और F8 नहीं फिल करना है। जबकि जो हमारे पास F7 रहेगा और जो F14 रहेगा वो हम 2 टाइम्स फिल करेंगे। तो अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद है तो आप इजीली इस लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर सकते हो। जैसे 4f1 तो 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, तो 5d जो होगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद हम इंक्रीज करते जाएंगे, 4f4 4f5 4f6 4f7। अब 7 2 टाइम्स आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और एंटर करना है तो वापस किस में चला जाएगा, 5d1 में।
आफ्टर 8 आ नहीं रहा, 9 यानी 2 का इंक्रीमेंट लगा, एटॉमिक नंबर तो 1 ही इंक्रीज हुआ है, वापस 5d1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा 4f में, तो 8 और 1 9 हो जाएंगे, और लास्ट में वापस से 4f14 के बाद एक इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांजिट करेगा 5d में। ओके, तो इस तरह से हमारे को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है। अब जो ये लेंथेनॉइड है वो क्या करेंगे, कलर भी शो करेंगे, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो चाहे वो एक्वा सॉल्यूशन की बात करें, यानी ये कलर को शो करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बेसिकली बात करें केमिकल रिएक्शन जो है हमारे सिलेबस से कट चुका है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिक्स मेटल को देखना है। मिक्स मेटल क्या है यहाँ पे, अ वेल नोन एलॉय इज मिक्स मेटल कंसिस्ट ऑफ लेंथेनॉइड रहेगा, और साथ में हमने यहाँ पे कुछ और मेटल मिला दी, जैसे आयरन को मिक्स कर दिया, ट्रेसिस में ये एलिमेंट भी है, तो इट मीन्स वो क्या कहलाएगी मिक्स मेटल। बेसिकली ये जो एलॉय है वो किसकी एलॉय है, बेसिकली लेंथेनॉइड की एलॉय मिक्स मेटल कहलाएगी। अब इसके यूजेस क्या हैं, तो बुलेट में एंड शेल्स एंड लाइटर फ्लिंट में हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद जो एक्टिनॉइड है वो पूरा का पूरा हमारे सेशन में कट चुका है। अब हम इसके यूसेस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूसेस है यहाँ पे, इट मीन्स एक जिगलर कैटलिस्ट यहाँ पे आ रहा है, तो जिगलर कैटलिस्ट जो है क्या है, किसका मिक्सचर है, TiCl4 का और AlCH3 का होल 3 का जो मिक्सचर है वो जिगलर कैटलिस्ट कहलाएगा। अब इसका यूज क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथिन। तो इट मीन्स हमने ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाए हैं उसको आपको एक बार NCERT से गो थ्रू करना है। बेसिकली ये उसी तरह के टॉपिक हैं जो हम 11th क्लास में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में हमने पढ़ा था, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, तो दिस इज अबाउट द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप you understood this part very well. Thank you, students.